हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के मूल अधिकार पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने आर्टिकल 21, 22 के बारे में चर्चा करी थी, जो प्राण व दैहिक के स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित करता है, जिसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का भी अधिकार है। आज हम निवारक निरोध अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने का या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब निम्न प्रकार की गतिविधियां उसके समक्ष सामने आती है। तो दोस्तों, जो निवारक निरोध जो कानून है, उसमें किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें उससे पूछताछ और विभिन्न कानूनी गतिविधियां उसके साथ की जाती है। नंबर 1, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। नंबर 2, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि उसको जिस वजह से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरुद्ध वह अपना अभ्यावेदन करने की शीघ्र अवसर दिया जाए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। तो दोस्तों, हम अब अगली उसमें निवारक निरोध के संबंध में जो बनाई गई विधियाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा। अनंततः यह 31 दिसंबर 1971 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी जो तत्व थे उनको रोकना था, जो कि सही कार्य नहीं कर रहे थे। इसका जीवन काल 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि यह 1979 में इसे आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन का यह उल्लंघन करता था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी की निरोध अधिनियम 1974
पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी 1 वर्ष की थी, अर्थात 1 वर्ष तक उनको नज़रबंद किया जाता था, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। नंबर 4 दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू होगा, लेकिन वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगला 5 पॉइंट, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। अगला दोस्तों, पोटा, यह एक संस्था है जिसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पोटा एक ऐसी संस्था है जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करती है, जिसमें 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है। 31 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों अगला अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, अर्थात जो बालकों से परिश्रम किया जाता है, परिश्रम करवाया जाता है, बलात्श्रम का प्रतिषेध, अर्थात इसमें बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अर्थात इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24, यह बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या अन्य किसी प्रकार की जोखिम वाली गतिविधियों में उनका नियुक्त होना अपराध माना जाएगा। अगला अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 में पढ़ेंगे हम, अंतःकरण की और धर्म को अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, अपना आचरण और अपना प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत समिति के अर्जन व स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। तो दोस्तों आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। अगला आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।
अर्थात दोस्तों राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कर या टैक्स नहीं बाध्य कर सकता जिसकी आय एक धर्म के संप्रदाय की उन्नति या पोषण के खर्च करने के लिए निश्चित कर दी गई है। अर्थात धर्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात राज्य विधि अर्थात किसी भी राज्य की कोई स्कूल कोई संस्था द्वारा धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगला दोस्तों 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 में। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार को उसे अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करना चाहिए या नहीं करेगी। तो अल्पसंख्यकों का इसमें समावेश किया गया है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा और उनकी संस्थाएं खोलने में सरकार किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करेगी। अगला दोस्तों अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो दोस्तों यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 इसके तहत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, रिट निकालने का अधिकार प्राप्त है, जो निम्न है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार प्रक्षालेख। तो दोस्तों इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारण पर विचार कर सके। तो इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय अधिकार देता है उस व्यक्ति को कि वह व्यक्ति न्यायालय में पेश हो सके और उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह जल्द से जल्द उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। अगला है दोस्तों परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है
इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि परमादेश क्या है, जिसमें व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाता है और उसे कर्तव्य याद दिलाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। अगला है दोस्तों प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस प्रकार प्रतिषेध लेख यह कहता है कि जो न्यायालय जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है केवल उसी पर चर्चा करे, वह अन्य विषयों के बारे में इसमें चर्चा न करे, इसका अधिकार इसमें वर्णित किया गया है। अगला दोस्तों उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अर्थात दोस्तों उत्प्रेषण में यह कहा जाता है कि जो मामले जिन विषयों पर लंबे समय तक मामले चलते हैं उनको यदि वो सोल्व नहीं कर पाते हैं तो उससे उच्च न्यायालय को उन्हें देना चाहिए, यह उत्प्रेषण कहता है। पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। अगला दोस्तों मौलिक अधिकार के संबंध में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार में किस प्रकार संशोधन किए गए, उनमें कौन कौन सी समितियां बनी। देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976। यह दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल में पढ़ना होता है व्यक्ति को, तभी वह उन प्रश्नों को सही कर सकता है। इसलिए मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 की जो समिति थी उसमें 11 जज थे जिन्होंने बताया कि संविधान के मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में से संशोधन पर रोक लगा दी, यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगला दोस्तों 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 4 केशवानंद भारती का केस सामने आता है दोस्तों, जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया और केशवानंद भारती के केस को अपनाया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, अर्थात इस संशोधन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। अगला दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980।
के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्अवलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने संविधान के मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और आपने देखा कि किस प्रकार की रीट जारी की जाती है और किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। कल हम इससे और भी अच्छा अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें और लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी इसका नॉलेज होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।